नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश गांव किसान का बजट। देश की इकोनॉमी की रीढ़ कहे जाने वाले गांव और किसान इस बार के बजट के केंद्र में थे। सरकार ने इस बजट को गांव किसान का बजट बताते हुए एग्री और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना से लेकर बजट में किसानों की आमदनी बढ़ाने, आधुनिक तकनीक को खेती से जोड़ने और एग्री उत्पादकता को नई ऊंचाई तक ले जाने की कोशिश की गई है। छोटे किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की लोन की सीमा बढ़ाई गई, जिससे उन्हें आसान और सस्ता लोन मिल सके। वहीं प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए पीएम फसल बीमा योजना को और भी मजबूत किया गया है। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए दालों और कपास की घरेलू उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए खास तौर से मिशन लॉन्च किए गए हैं। लेकिन ग्राउंड पर इसका क्या असर होगा, क्या वाकई कुछ बदलाव होंगे, इसी की चर्चा करते हैं। मैं हूं विश्व मोहन और हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। इन मेहमानों के बारे में बता दूं, मेरी जितनी एज है उससे ज़्यादा इनका एग्री सेक्टर में अनुभव है। हमारे साथ है एग्री इकोनॉमिस्ट और पूर्व कृषि सचिव सिराज हुसैन जी चंद्रशेखर हैं, जो पूर्व कमोडिटी के जाने माने पत्रकार भी रह चुके हैं और वेटरन जर्नलिस्ट होने के साथ साथ वो कमोडिटी गुरु भी हैं, कमोडिटी एक्सपर्ट भी हैं। साथ ही हमारे साथ जीके सूद है, जाने माने एग्री एक्सपर्ट है। इनके पास भी 4 दशक से ज़्यादा का अनुभव है इस इंडस्ट्री का। साथ ही गुणवंत पाटिल है, मेंबर है एमएसपी कमेटी के, और बीवी मेहता हैं, ईडी हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन के साथ। सबसे पहले मैं सिराज सर आपके पास आऊंगा। आपका पहला रिएक्शन इस बजट को लेकर, क्या किसानों के लिए ये बजट गेम चेंजर था या नो चेंजर था? क्या मानते हैं, क्या इसमें बड़े लेवल पे सुधार की जरूरत है जो इस बार के बजट में भी मिसिंग थी? आपका रिएक्शन सर। देखिए, किसी भी बजट से ये उम्मीद करना कि वो बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा, तो ये उम्मीद शायद गलत है। ये तो एक 1991 का ही बजट था जो गेम चेंजर जा सकता है। बाकी बजट ठीक है, कुछ ना कुछ कोशिश करते रहते हैं। इस साल के बजट में भी कुछ बहुत अच्छी चीजें एग्रीकल्चर के लिए कही गई हैं। मिसाल के तौर पे ये कहा गया है कि ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट होगा दालों का, दलहनी फसलों का, और किसानों के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। तो अगर ये सचमुच इम्प्लीमेंट होता है तो ये बहुत अच्छी बात होगी। हालांकि जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के बजट में प्राइस सपोर्ट स्कीम का एलोकेशन है, उससे तो देख के ये नहीं लगता है कि बहुत इजाफा होगा दालों के प्रोक्योरमेंट में। सर, इस बार दालों को लेकर, लेकिन एडिबल ऑयल को लेकर काफी कुछ उम्मीदें की जा रही थी। हमारे साथ बीवी मेहता जी भी है। मेहता जी, आप लोगों की जो उम्मीदें थी कि इस बार कुछ बजट जो एडिबल ऑयल मिशन का है उसमें बढ़ाया जाएगा, लेकिन उस पर कुछ ठोस फैसले नहीं हुई, बस वित्त मंत्री छू कर निकल गई, क्या कहेंगे आप? देखिए, हम एक तरफ बात कर रहे हैं सेल्फ रिलायंस और फोकस एग्रीकल्चर पे है, और ऑयल सीड उसके एक तिलहन एग्रीकल्चर भाग है। अनफॉर्चुनेटली आज हमारे जो डिपेंडेंस है ऑन इंपोर्ट 60% सबसे ज्यादा है। उसके लिए जरूरी है कि उसके ज्यादा ध्यान दिया जाए। और जो गवर्नमेंट ने भी लास्ट ईयर नेशनल मिशन ऑयल सीड लॉन्च किया था, तभी 10,000 करोड़ का एलोकेशन किया था, मगर 6 साल के लिए, मतलब हर साल का 1500 करोड़ हुआ, वो काफी कम था। इस दफा हमने एक अपील की थी कि आप 1500 करोड़ का जो है वो काफी कम है। एटलीस्ट हर साल अगले 5 से 10 साल तक हर साल 5,000 करोड़ दीजिए। आपके पास इंपोर्ट ड्यूटी के थ्रू काफी पैसा आ रहा है, तो यूज कीजिए ताकि हमारा इंपोर्ट कम हुए। अनफॉर्चुनेटली वो बात में जो कोई बजट में कोई उल्लेख किया गया नहीं, दिखता नहीं है कि भाई ज्यादा एलोकेशन किया जाएगा। और जहां तक कि बाकी के सवाल रहे, छोटे छोटे जो सवाल थे, खास करके हमारे एक ड्यूटी डिफरेंस का था, वो एक इम्पोर्टेंट था। ड्यूटी डिफरेंस बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि आज पाम ऑयल और आरबीडी पाम ऑयल एंड सीपीओ में $60 का डिफरेंस है। पाम ऑयल लैंडेड कॉस्ट इंडिया में $50-60 सस्ता है, तो अब सीपीओ कौन लाएगा? तो यहाँ की फैक्ट्रियां बंद हो रही, यहाँ का रिफाइनर तकलीफ में है, और रिफाइनिंग की जगह पे पैकर बन गए हैं। तो हमको कुछ आशा थी कि गवर्नमेंट ड्यूटी डिफरेंस बढ़ाएंगे ताकि यहाँ की लोकल रिफाइनर है उनको कुछ सपोर्ट मिल जाए। बाकी भी काफी इश्यू हमने पुटअप किए थे, पर एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा विश्वनाथ जी, कि ये साल का जो बजट है थोड़ा एग्री फोकस ज्यादा है। और अच्छा है कि भाई गवर्नमेंट ने बोला कि इंजन ग्रोथ, द फर्स्ट इंजन ग्रोथ इज एग्रीकल्चर।
और एग्रीकल्चर में जो सपोर्ट किया है, जो जितनी स्कीम डिक्लेयर की है अच्छी है, एंड लेट्स होप कि भाई इससे उसके वजह से और कुछ हमको एग्रीकल्चर में कोई फायदा हो। हाँ जी। ओके, चलिए, लेकिन आपने एक बात बहुत अच्छी कही बीबी मेहता, जो वित्त मंत्री भाषण के दौरान कही कि बजट में एग्री को ग्रोथ का इंजन बताया गया है। गुणवंत पाटिल जी, इंजन तो किसी भी गाड़ी के सबसे आगे रहता है, लेकिन ये अपना एग्री सेक्टर तो सबसे पीछे का इंजन बना हुआ है। वो उस इंजन को आगे कैसे ले जाया जा सकता है? नहीं, आगे लेके जाने, जैसे पहले वक्ता ने कहा था कि ये 91 के बाद वाला कोई गेम चेंजर बजट है नहीं, लेकिन आज 91 के बाद का एक गेम चेंजर बजट की जरूरत है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि एग्री में बहुत डिस्ट्रेस है, बहुत सारी समस्याएं हैं और वर्ल्ड में एक अपॉर्चुनिटी बनी हुई है। इसके लिए हमें बजट से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन था, लेकिन जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में पुर्जों के बारे में, मशीन्स के बारे में जो भी किया गया है, एक अच्छी स्टेप वो है। लेकिन जो रिफॉर्म्स चाहिए था, जो जैसे कमोडिटी एक्सचेंजेस, पूरे कमोडिटी एक्सचेंजेस के ऊपर आप जो भी कमोडिटी है उसके ऊपर बैन बढ़ाते जा रहे हैं। अभी एक तारीख को खत्म होना चाहिए था, मई तक फिर से बैन सोयाबीन जैसे चीजों पे फिर से बढ़ाया गया है। ये गलत हो जाएगा, इसीलिए बजट में बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन हमको थी, क्योंकि आज वर्ल्ड में जो चल रहा है और हिंदुस्तान में जो आज हमारी आंदोलन, किसानों के प्रॉब्लम, आत्महत्या, ये जो चल रहा है, इसके लिए किसान के नाम पे फोकस हुआ है जरूर, लेकिन जिस तरीके का बजट एलोकेशन अलग अलग चीजों पे या इमरजेंसी डिक्लेयर जैसे कहते हैं, वो होना चाहिए था। जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी ने किया था कि एक दिन का उपवास रख के किसानों को मदद कीजिए, क्योंकि फूड कम है। आज फूड ज्यादा है, किसानों की हालत कम है, तो मोदी जी को कहना पड़ेगा कि आज किसानों के ऊपर बहुत बड़ा संकट है, इसलिए मिडिल क्लास और जो भी ग्राहक है उसको रुका के उनको बोलना पड़ेगा कुछ चीजें आपको महंगी खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि किसान को अभी इमरजेंसी में उनको मदद करना पड़ेगा। इसीलिए कुछ चीजें अगर बढ़ गई है तो सरकार डरने की जरूरत नहीं है, और सरकार अगर ऐलान करे कि कुछ सालों के लिए, कुछ दिनों के लिए अगर ग्राहक कुछ चीजें महंगी मिलेगी नहीं, शॉर्टेज नहीं होगा, लेकिन महंगी मिलेगी, वो सहना पड़ेगा। इस तरीके का अगर कुछ अलोकेशन होता है तब ही किसान की परिस्थिति ठीक हो सकती है। बजट के बारे में और रिफॉर्म्स के बारे में कुछ पहल हो सकती है। अगर आप केवल मिडिल क्लास को लेके अगर आगे बढ़ रहे हैं, ये पे कमीशन आ रहा है, तो इससे नहीं चलेगा, ऐसे मुझे लगता है। तो यानी आपको लगता है कि किसानों पर खास तौर से फोकस करना पड़ेगा और अब तक के जो कदम हैं उतने कारगर नहीं हैं। अब आपके पास जीके सूद सर आपके पास आएंगे, क्या लग रहा है आप कैसे रेट करेंगे इस बजट को? क्या कुछ बदलाव होंगे इससे, या अभी भी हम उससे काफी दूर है, सिर्फ घोषणाएं होती है, ग्राउंड पर अभी भी कुछ भी इससे बड़े बदलाव नहीं दिखेंगे? आप क्या कहेंगे, इस बजट को आप कैसे देखते हैं एग्री पॉइंट ऑफ व्यू से सर? सूद सर, आपसे सवाल था सर। अनम्यूट। सर अनम्यूट कीजिएगा सूद सर। सर अपने ऑडियो को एग्रीकल्चर पर था बड़ा। जी जी, कैरी ऑन सर। और पर जब उसके बाद स्पीच के बाद जब कागज मिले थे पढ़ने को, तो उसमें लगा कि बहुत सी अपॉर्चुनिटीज मिस हो गई हैं। कल इकोनॉमिक सर्वे था, उसमें कहा गया कि हमारा प्रोडक्टिविटी गैप बहुत है। उसमें यह भी कहा गया कि कुछ 2-3 आइटम्स में एमएसपी कॉस्ट से 100% है, और जैसे गन्ने की एफआरपी 100% ऊपर है, जैसे मस्टर्ड की 98% ऊपर है, और वो डिस्टॉर्शंस हैं। तो एक कुछ और कहा गया कि माइक्रो इरिगेशन, जिसका पोटेंशियल इतना ज्यादा है कि 50% तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, 40-50% पानी कम करता है। सिर्फ 8,000 हेक्टेयर तक की उपलब्धि हमें हुई है।
और एग्रीकल्चर में जो रिसर्च की जरूरत है और जो इन चीजों पर प्रायोरिटी एरियाज में जैसे माइक्रो इरिगेशन हो या प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, टेक्नोलॉजी हो, उन पर जो खर्चा देखा जाए तो कम है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का जो खर्चा है वो अगर रिवाइज्ड एस्टिमेट पर इन्फ्लेशन जोड़ दी जाए तो 1,35,000 करोड़ होना चाहिए, और आज बजट में है 1,27,000 करोड़। और इसी तरह ही डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च का ही 1,06,000 होना चाहिए, 1,04,060 है। तो इसके सामने अगर फूड सब्सिडी आप देखें तो 2 लाख करोड़ से ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं हम रास्ता भटक गए हैं। फूड सब्सिडी जरूरी है किसी हद तक, जो भी है, पर एम्फोसिस गलत हो गया कि तो फूड सर सब्सिडी आपके दे लिए दो, सू साहब एग्रीकल्चर की आपकी प्रोडक्शन तरफ की से तरफ ध्यान इसके ना लिए दो। सुझाव क्या है? अहम किसान सुझाव की आप आय जो दीजिए। बढ़ेगी वो किसान की आय बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी से बढ़ेगी। इसी तरह इरिगेशन में और पल्सेस का जो इतना बड़ा प्रोग्राम 6 साल का हुआ, हमने देखा सारा मार्केटिंग पर ही है, वेयर हाउसिंग एंड बाइंग, परचेजेस बाय एनसीसीएफ एंड नेफेड। कहीं प्रोडक्टिविटी की बात नहीं है उसमें। तूर दाल को 6 महीने लगते हैं बनाने में। कोई रिसर्च का फोकस हो कि 6 महीने के बजाय 3 महीने हो जाए, कोई प्रोडक्टिविटी बढ़े। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि डिसअपॉइंटमेंट है। और मैं ये नहीं समझता कि प्राइसेस बढ़ाते जाइए, सब्सिडीज बढ़ाते जाइए, और उसका असर यह है कि फूड सब्सिडी बढ़ती है। अगर आप किसान को ज्यादा पैसा देंगे और कंज्यूमर से कम लेंगे तो कहीं ना कहीं फिस्कल पर अटैक होगा। प्रोडक्टिविटी बढ़ाइए, और जिसके लिए माइक्रो इरिगेशन, जी जी सीड में रिसर्च, जी जी अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च का देखें तो कहीं क्लाइमेट चेंज का मेंशन नहीं है उसमें। ओके और वो ऑलरेडी 2-3 साल से हमें ग्राउंड पर दिख रहा है, वीट की ओके क्रॉप में पर्टिकुलर। ओके ओके हाँ विश्वा जी। ओके चंद्रशेखर सर, मैं आपके पास आऊंगा। जैसा सूद साहब कह रहे थे कि यहाँ पर रिसर्च डेवलपमेंट पे काम बढ़ाना होगा और सब्सिडी के जरिए काम लंबे समय तक नहीं चलेगा। आप इस बजट को कैसे देखते? प्री बजट के शो में भी आपसे बातचीत हुई थी तो आप यही कह रहे थे कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना बहुत जरूरी है, हाई वैरायटी के सीड्स को लाना जरूरी है, उस पर काम करना जरूरी है। हालांकि उसको लेकर कुछ ऐलान भी हुए हैं, लेकिन क्या वो काफी है? और ओवरऑल इस बजट को आप कैसे देखते हैं? इस बजट में कृषि क्षेत्र के लिए 3 बड़े प्रस्ताव है, और ये तीनों मैं मानता हूं अधूरा है कि और भी बहुत कुछ लाना चाहिए था इसका अंदर, मगर एक एक करके मैं देखता हूं। पहला है धन धान्य कृषि योजना, जहां 100 डिस्ट्रिक्ट्स में सरकार प्रोडक्टिविटी जहां लो है, कम है, उसे बढ़ाना चाहती है। ये ठीक है, दिस इज अ गुड इंटेंट, इरादा ठीक है, मगर इसमें क्या करना चाहिए? देयर आर कहीं डिस्ट्रिक्ट में प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, कहीं डिस्ट्रिक्ट में प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। तो आप पहले स्टडी करिए हाई यील्ड डिस्ट्रिक्ट में वहां का किसान क्या करता है जिसके वजह से उसको अच्छा प्रोडक्टिविटी या अच्छा यील्ड मिलता है। दिस इन्वॉल्व द स्टडी, और क्या हम उस स्टडी के जो कंक्लूजन है वो लो यील्ड डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर पाएंगे? like seed management, input management, agronomy, pre and post harvest technology, water management. तो ये सब जो अच्छा yield मिलता है जो डिस्ट्रिक्ट में, वहां स्टडी करके उसे हम रेप्लिकेट कर पाएंगे इन लो यील्ड डिस्ट्रिक्ट। दिस कॉल्ड रेप्लिकेशन मॉडल। हमारा देश में बहुत रेप्लिकेशन मॉडल का जरूरत है, मगर हो नहीं रहा है। और खास करके मैं मानता हूं दलहन, तिलहन और कपास, ये तीनों में ये रेप्लिकेशन मॉडल को मैं फॉलो करना है। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आत्मनिर्भर इन पल्सेस। और सरकार ने बताया कि तुअर, उड़द और मसूर पे फोकस रहेगा, खास करके प्रोक्योरमेंट होगा, मगर प्रोक्योरमेंट से हमारा समस्या का समाधान नहीं होगा।
हमारा समस्या का समाधान है fragmented land holding, marginal cultivation, low level of input usage, lack of irrigation, dependence on monsoon, pest and disease attack. आप बोलिए, there are half a dozen reasons for low yield. वो structural problem है. वो structural problem के ओर हमें ध्यान देना है. सिर्फ प्रोक्योरमेंट से उत्पादन नहीं बढ़ेगा. जरूर किसान को फायदा होगा, किसान को एक मार्केट बन जाएगा, उसकी जो एमएसपी है वो मिल जाएगी उसे, बट दिस इज नॉट गोइंग टू सॉल्व. ये आत्मनिर्भर की ओर हमें लेके नहीं जाएगा. और तीसरा है कॉटन. इफ यू हैव 1 मिनट, मैं बताता हूँ. एक 5 साल का एक मिशन बनाया है, कॉटन प्रोडक्टिविटी, फोकस ऑन एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन. पता नहीं आपको याद होगा, 2 साल या 3 साल पहले भी सरकार ने एक बजट में एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन के बारे में जिक्र किया था. उसमें, इफ माय मेमोरी सर्व्स मी राइट, 5 साल में हम ELS कॉटन का उत्पादन बढ़ाएंगे. क्या हुआ है? व्हाट इज द आउटकम? मैं पूछना चाहता हूं, आप 3 साल पहले एक प्रस्ताव लाया, उसका व्हाट इज द प्रोग्रेस इन दैट? आप दोबारा उसी को ELS के बारे में आप बात करते हो. एंड इज देयर अ स्ट्रेटेजी? पता नहीं वेदर देयर इज अ स्ट्रेटेजी. तो ये सब अच्छा प्रस्ताव है मगर अधूरा है, और बहुत कुछ स्ट्रेटेजिक इनपुट चाहिए इनको टू इम्प्लीमेंट ईच वन ऑफ दिस. हाँ जी. तो हालांकि मिलते भी होंगे, लेकिन वो दिखता नहीं है, वो एग्जीक्यूशन लेवल पे नहीं दिखता, ग्राउंड लेवल पे वो बदलाव नहीं दिखते हैं. सिराज सर, आपसे मेरा सवाल होगा, कॉटन की उत्पादकता बढ़ाने के लिए जो सरकार ने मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी की जो घोषणा की है, क्या लग रहा है इससे किसानों की आय में और इंडस्ट्री में क्या कुछ बदलाव होंगे, और क्या क्वालिटी सप्लाई बढ़ाने की जो बातचीत हो रही है सिराज सर, क्या इसका कुछ ग्राउंड पर असर होगा? जैसा चंद्रशेखर सर कह रहे थे कि पहले भी इस तरह के अनाउंसमेंट हुए हैं, लेकिन ग्राउंड पर कोई बड़े बदलाव नहीं दिखे हैं. आप इस पर क्या कहेंगे कॉटन को लेकर सर? देखिए, पूरे मुल्क में 90% से ज्यादा एरिया GM कॉटन में है. कॉटन की जो यील्ड है वो स्टैग्नेट कर रही है कई सालों से, क्योंकि जो GM टेक्नोलॉजी में नए इन्वेस्टमेंट होना थे वो प्राइवेट कंपनीज कर नहीं रही है, गवर्नमेंट ने उसको एनकरेज नहीं किया है. तो अगर कॉटन की यील्ड बढ़ती है, सचमुच बढ़ती है, तो ये अच्छा होगा, क्योंकि आप देखिए कि 2021-22 के बाद से हमारे कॉटन के एक्सपोर्ट कम होते चले जा रहे हैं और हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं कॉटन. तो हम समझते हैं कि अगर नए सीड्स कॉटन के इंट्रोड्यूस होते हैं और किसानों को उसका फायदा मिलता है, तो ये एक बहुत अच्छा कदम होगा. क्योंकि चीज ये हुई है पिछले 10 सालों में कि जो इरिगेटेड एरिया है वो बढ़ गया है. अब तकरीबन 55% एरिया इरिगेशन के तहत आ चुका है. 10 साल पहले ये करीब 48-49% था. तो ज्यादा इरिगेटेड एरिया अगर आएगा तो किसानों को उनकी उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलेगी. तो हम समझते हैं कुल मिला के अच्छा कदम है, लेकिन इसके लिए कुछ GM की नई वैरायटीज लाने में भी कोई फैसला गवर्नमेंट की तरफ से जल्द से जल्द होना चाहिए. तो आपको लग रहा है कि GM की वैरायटी लाने पर सरकार को फैसला करना चाहिए. सिराज सर, एक और सवाल मैं आपसे ही पूछूंगा कि नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स, क्योंकि आप अभी नए यील्ड बढ़ाने की बातचीत कर रहे हैं, बेहतर सीड्स लाने की बातचीत हो रही है, तो क्या लग रहा है ये जो घोषणा हुआ है इससे कुछ फायदा होगा आने वाले समय में सिराज सर? देखिए, फायदा तो जरूर होगा, ऐसा तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट, ये भी नहीं कहा जा सकता कि गवर्नमेंट के इंटेंशन ओके. कमी है. सारी गवर्नमेंट्स ये चाहती हैं कि किसानों को फायदा हो, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर तरक्की करे. बट वजह ये है कि अगर आपकी वर्किंग पॉपुलेशन का 46% सिर्फ एग्रीकल्चर पर मुनहसिर है, तो जाहिर है कि बहुत ज्यादा लोग हैं एग्रीकल्चर. और ये गवर्नमेंट ने इस बजट में अच्छा अनाउंस किया कि लेदर सेक्टर वगैरह के लिए जो एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड सेक्टर हैं, उनको कुछ इंसेंटिव्स देने की बात की गई है. तो जब तक ये तादाद एग्रीकल्चर से दूसरे सेक्टर्स में माइग्रेट नहीं होती है, तब तक बहुत मुश्किल है अच्छी इनकम्स इंश्योर कराना एग्रीकल्चर वालों के लिए. राज सर, अगर कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं, तो अगर इस तरह के अगर चेंजेस लाने हैं एग्री सेक्टर में, तो ऐसे कौन से बड़े सुझाव होंगे, 5 ऐसे सुझाव जो आप देना चाहेंगे जो एग्री सेक्टर में बड़े बदलाव ला सकते हैं? नहीं, अब ये देखिए, इसका मौका महज यहाँ नहीं है 5 बड़े सुझाव देने का. इसके बारे में बहुत कुछ लोग लिखते रहते हैं. नीति आयोग ने खुद इस पर कितना पब्लिश किया है, बहुत सारी चीजें. तो वो इसके बारे में अलग से आप कभी डिबेट करिए, तो फिर बातचीत इस पे होगी.
कि हर समय हम शिकायत मूड में रहने से अच्छा कुछ सुझाव भी लें। चंद्रशेखर सर, आपसे भी मेरा यही सवाल होगा, आप ऐसे क्या 5 सुझाव अगर आपको कहा जाए ये देना है तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, सबसे पहले हमें टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन, हमें मल्टीपल टेक्नोलॉजी जिसका एग्रीकल्चर क्षेत्र में हमें लाना पड़ेगा। व्हाट आर दीस मल्टीपल टेक्नोलॉजीज? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एग बायोटेक्नोलॉजी, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, और ड्रोन्स, और डिजिटाइजेशन, फील्ड रोबोटिक, कितने, देयर आर डजन टेक्नोलॉजीज। क्या किया है हमने? And therefore I think we need to infuse technology to ensure कि हमारा जो input management सही है and our output management भी सही है। So this is number one. So technology infusion first. Second, मैं मानता हूँ हमारा जो MSP तय करने का जो what is that system और calculation जो है is completely faulty. उसे हमें पूरा रिव्यू करना चाहिए if we want to remain competitive. हमें competitive रहना है तो we also should look at the global market dynamics. Okay. तीसरा पॉइंट है कि MSP का साथ साथ मैं कहता हूं और कई साल से कहते आ रहा हूं, MSP एज अ स्टैंड अलोन मैकेनिज्म से कोई फायदा नहीं होगा। उसका साथ हमें एक अप्रोप्रिएट ट्रेड पॉलिसी चाहिए एंड अप्रोप्रिएट एंड स्ट्रॉन्ग रोबस्ट प्रोक्योरमेंट पॉलिसी चाहिए। मैं इसे कहता हूं MSP प्लस प्लस, MSP plus strong procurement plus an appropriate import and export policy with proper tariff with proper tariff structure. ये नहीं हो रहा है। These are primarily problem. एक बताना चाहता हूँ in just 1 minute. Oil seeds, okay, तिलहन में हमारा देश में बहुत बड़ा शॉर्टेज है। तो कोई भी कमोडिटी में बड़ा शॉर्टेज होता है तो किसान को, उत्पादक को अच्छा भाव मिलना चाहिए। क्या हमारा किसान को मिल रहा है अच्छा भाव? There is a fundamental flaw in our oil seeds and oil policy. तो ये हमें इसे स्वीकार करना पड़ेगा। So therefore I think we need to look at all this. Okay, go ahead. ओके, सूद साहब, आपसे भी मेरा यही सवाल होगा, आप क्या ऐसे कुछ सलाह देना चाहेंगे एग्री सेक्टर की को आगे ले जाने के लिए? विश्वा जी, आपकी परमिशन हो तो 6 सुझाव। बिल्कुल सर। एक तो प्रोडक्टिविटी, क्रॉप साइंसेस पर एम्फेसिस बहुत कम है इस बजट में भी। ओके। प्रोडक्टिविटी मैं हमेशा कहता आ रहा हूँ और मेरे मित्र चंद्रशेखर जी ने भी वो एम्फेसाइज किया। इसमें अगर आपको जीएमओ से परहेज हटा दें, और जीएमओ कॉटन में है, किस तरह से आया वो एक्सीडेंटल था, पर उससे हम उस टाइम इंपोर्टर थे और उसके बाद सिग्निफिकेंट एक्सपोर्टर हो गए कॉटन के, और अब फिर जरूरत है कि नई टेक्नोलॉजी उसमें आए। इरिगेशन पर बहुत एम्फेसिस चाहिए, पर्टिकुलरली माइक्रो इरिगेशन पर, जो कि 8000 हेक्टेयर पर है इस टाइम, और 14 करोड़ हेक्टेयर जमीन इरिगेशन में, वो कल्टीवेशन में है। तो आप देख लीजिए कितना सफर हमने अभी तय करना है। मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की मॉडर्नाइजेशन, ये शिराज साहब का फेवरेट सब्जेक्ट है, और पर्टिकुलरली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में बहुत 25-30% नष्ट हो रहा है उसमें से। और किस तरह से होगा, प्रोडक्टिव क्रॉप साइंस रिसर्च में भी और मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत ही रोल है प्राइवेट सेक्टर का, और किसी तरह से उनके पावर को, प्राइवेट सेक्टर की एनर्जी और उसको हमें हार्नेस करना पड़ेगा कि वो कैसे। और इसमें मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में फ्यूचर्स मार्केट भी शामिल है। फ्यूचर्स मार्केट देखिए, हम हर चीज के लिए शिकागो या न्यूयॉर्क देख रहे हैं, और वहां के लिए ठीक है, हम प्राइस वहां से देखेंगे, वो सब ठीक है, अपने यहाँ नहीं होने देंगे। सबसे बड़ा कंज्यूमिंग कंट्री, इतना बड़ा एग्रीकल्चरल कंट्री है, और यहाँ हम इसको बंद करके रखते हैं। अभिजीत सेन साहब की रिपोर्ट थी, वो लेफ्टिस्ट इकोनॉमिस्ट होते हुए भी उन्होंने कहा कि इनसे कोई नुकसान नहीं है, फायदा है, परंतु फिर भी क्या रिजर्वेशन है गवर्नमेंट की, इसके लिए समझ नहीं आती। इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमेशा खुला रहना चाहिए। अगर आपको कोई कमी है तो टैरिफ से करिए उसको,
पर हठात उसको बंद कर देना, चालू कर देना, उससे ग्लोबल कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हम कुछ सप्लाई कर पाएंगे वहां। और आजू बाजू की जो कंट्रीज हैं जैसे नेपाल, नेपाल तो लगभग इंडिया का भाग ही है कमर्शियली। जब भी एक्सपोर्ट लिमिटेशन आए तो नेपाल श्रीलंका को छोड़ देना चाहिए कि उन पर नहीं लागू होगी। छोटी थोड़ी थोड़ी पॉपुलेशन है, दिल्ली से भी कम। और इसके अलावा तो बेसिकली जो माइंडसेट है एग्रीकल्चर की तरफ पॉजिटिव रहे। जहां तक हो रहा है हमारे किसान को नेगेटिव सब्सिडी। एक चीज और है कि फर्टिलाइजर में डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम जो इस समय है वो फर्टिलाइजर कंपनीज को थोड़ी बहुत है। किसान को डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम मिले जिससे वो उस धनराशि से अपने समझ से जो उसको एडवाइस मिल रही है उस हिसाब से फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करे। हम 1,06,000 करोड़ की सब्सिडी दे रहे हैं और उस तरफ कोई पहल नहीं हुई अभी। विश्वा जी। ओके, बिल्कुल। तो आपके काफी अहम सलाह आए हैं। अब चलते हैं वीवी मेहता जी के पास। मेहता जी, अभी वायदा बाजार की जैसे सूद साहब बात कर रहे थे, गुणवंत पाटिल जी भी बातचीत कर रहे थे, इतनी बड़ी इकॉनमी में हैं हम, कई सारे एग्री कमोडिटीज के लीडिंग प्रोड्यूसर हैं, लीडिंग कंज्यूमर है, उसके बाद भी हेजिंग के मैकेनिज्म यहाँ पे है नहीं, गिने चुने कुछ चंद है जिसका दायरा बहुत छोटा है, ऐसी कमोडिटीज ही सिर्फ ट्रेड होती है और आज भी हेजिंग के लिए बाहर इंटरनेशनल मार्केट में बड़े हेजर्स जाते हैं। क्या लग रहा है, क्या दिक्कतें हैं, क्या सरकार बार बार इसे बैन करती है? 2021 में जो ब्लैंकेट बैन हुआ लगातार बढ़ता जा रहा है, इस बार उम्मीद थी कि फिर से कुछ राहत मिलेगी, री एंट्री होगी, लेकिन उस पर कुछ भी फैसला नहीं हुआ। दिक्कतें क्यों हैं और क्यों सरकार को डर लगता है? क्योंकि कई सारी ऐसी रिसर्च रिपोर्ट हैं, चाहे वो IIT बॉम्बे से लेके कई सारे खड़गपुर IIT और कई सारे बड़े इंस्टीट्यूशंस की तरफ की ये रिपोर्ट है कि महंगाई से इनका कोई लेना देना नहीं है। अगर जो दिक्कतें हैं उसको दूर करें और फिर इसे रोबस्ट तरीके से लेकर आए, क्या दिक्कत है? वायदा बाजार की री एंट्री में क्यों दिक्कतें हो रही हैं सर? देखिए, जैसे सूद साहब ने कहा, वायदा बाजार की जरूरत है जहां से हमको प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म मिल रहा है। अनफॉर्चुनेटली 2023 जुलाई में जो बैन कर दिया था, जब से बैन कर दिया है, वो रीजन था कि तभी प्राइसें काफी बढ़ी थी और गवर्नमेंट को तभी लगा कि भाई फ्यूचर ट्रेडिंग की वजह से प्राइसें बढ़ी है, तो सभी एक्शन लेना था। उसके पास आपके पास मार्जिन है, सारी चीजें थी, तो क्यों एक्शन नहीं लिया? जब भी आपके पास पूरा सेबी के पास पूरा हथियार थे तो उसको एक्शन लेना था। जो मार्केट ज्यादा वॉलेटाइल हो गई तो आप हैवी मार्जिन डाल सकते थे, पर उसके वजह से आप पूरा बंद कर दे, वो कैसा है? आज एक प्लेन गिर गया तो उसका मतलब नहीं कि सारे प्लेन ने नीचे उतार दे। तो आपकी जो गड़बड़ी हुई थी, सही बात है, गड़बड़ी हुई थी, मगर सेबी को एक्शन लेना था और सेबी ने एक्शन उस दफा नहीं लिया और आज के उसके लिए हम भुगत रहे हैं। बिल्कुल। फ्यूचर ट्रेडिंग काफी जरूरत है, प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म है। आज मेरे को एक बताइए, मैं सोयाबीन मिल 4 महीने के बाद में बेचना चाहता हूँ, मेरे को पता नहीं कि सोयाबीन कितने भाव से मेरे को मिलेगी। अगर फ्यूचर ट्रेडिंग होता तो मैं आज फ्यूचर ट्रेडिंग में बाय कर लेता था से जून जुलाई डिलीवरी का, एंड देन बेस्ड ऑन दैट मैं इंटरनेशनल मार्केट में कोट कर सकता था कि कौन से रेट से मैं सोयाबीन मिल आपको सप्लाई कर सकूंगा। तो ये प्राइस किसान को भी, किसान देखता है भी क्या भाव मिले अगले 3 या 4 महीने जब ये हार्वेस्ट होगा, बेस्ड ऑन दैट ही कैन डिसाइड कि भाई कौन सी क्रॉप लगाए, व्हीट लगाए, गेहूं लगाए, ये तो और कुछ लगाए। तो ये जरूरी है, जो मिसकंसेप्शन हुआ है फ्यूचर ट्रेड को दूर करने की जरूरत है और उसमें जो खामियां है उसको जरूर एड्रेस कीजिए। मैं ऐसा नहीं कहूँ 100% परफेक्ट था, खामियां थी, तो आपके पास पावर है, सभी के पास वाइड पावर है, तो कंट्रोल कीजिए आप, और उसके वजह से पूरा बैन कर देना वो गलत है। और दूसरा जो अभी बोल रहे थे हमारे सूद साहब और चंद्रकर साहब भी कि भाई क्या करना चाहिए, जो मेन फोकस होना चाहिए अपना प्रोडक्टिविटी पे। आज एडिबल ऑयल 160 लाख टन इंपोर्ट कर रहा है और उसकी वैल्यू है 1.4 लाख करोड़ और $16 बिलियन वी आर स्पेंडिंग। तो क्या है, क्या कैन वी अफोर्ड दिस लग्जरी? तो कैसा भी करके उसका इंपोर्ट कम करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। हम 4 साल से 15-16 मिलियन टन इंपोर्ट हो रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। और हर साल हमारी जो रिक्वायरमेंट है 1 मिलियन बढ़े, मतलब 8 से 10 लाख टन ज्यादा तेल चाहिए, तो उसका मतलब आपको 30 लाख टन ऑयल सीड ज्यादा पैदा करना चाहिए। हमारा तो ऑयल सीड का प्रोडक्शन
रफली 38-39 मिलियन है। गवर्नमेंट चाहती है कि 2030-31 के 70 मिलियन का प्रोडक्शन हो जाए, पर कैसे होगा? उसके लिए पूरा रोड मैप सामने होना चाहिए और उसके मतलब पॉलिसी बननी चाहिए। आज पॉलिसी खाली बोलने से नहीं होता कि हम तिलहन का जो है उसके लिए ये करेंगे। आज पॉलिसी सपोर्ट कीजिए आप, तो जरूर आपका जो 60% की डिपेंडेंसी है वो 30% तक आ सकती है। दरअसल नहीं आ सकता सर, नहीं है, मगर पॉलिसी सपोर्ट चाहिए, प्राइस सपोर्ट चाहिए। और आज आप एमएसपी डिक्लेयर कर रहे हैं और एमएसपी अगर डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं तो क्या फायदा है? आज सोयाबीन का किसान 4,200 में बेच रहा है, जो 4,892 एमएसपी है क्विंटल पे, और 4,200 में बेच रहा है, और 4,200 में इंडस्ट्री लेने के बाद इंडस्ट्री भी लॉस में चल रही है। बिल्कुल तो सही। ये सब देखना चाहिए कि भावांतर स्कीम थी जो आज से 5-6 साल पहले एमपी में होती, बड़ी अच्छी स्कीम थी। उसमें कुछ थोड़ी गलतियां थी तो सुधार सकते थे, तो उसमें किसान को भी सही दाम मिल जाता था और इंडस्ट्री को भी माल मिल जाता था। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। किसानों के लिए उनकी खेती तो और उनका खेत, उनके जो लैंड है, वो जमीन उनके लिए बैटल ग्राउंड बन गई है। और वो बैटल, वहां पे उनकी जो लड़ाई है, जो दुश्मन है वो चारों तरफ से घिरे हुए हैं। एक तो कंज्यूमर है जो लगातार चाहता है कि उन्हें सस्ते भाव में किसान बेचे, मिडिल मैन है वो लगातार चाहता है कि भाव ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास आ जाए, जो इंटरमीडियरीज हैं, और सबसे ज़्यादा यहाँ पर नुकसान वहाँ पर होता है कि, और सरकार एक बड़े एनमी के तौर पर है जो लगातार अपने पॉलिसी से चोट पहुंचाती है। तो एक बैटल ग्राउंड में लगातार उनकी फाइटिंग चलती रहती है। अभी हाल के दिनों में मैं महाराष्ट्र में गया था, तो वहाँ के किसान ने बताया कि उन्होंने फूल गोभी की खेती की थी 60,000 रुपये, एक छोटे से टुकड़े में 60,000 रुपये के बजट पे, और उनको सिर्फ 6,000 रुपये एक इंटरमीडियरी आके, कोई ट्रेडर आके उन्हें 6,000 रुपये में 60,000 के माल को खरीदना चाह रहा। तो इस तरह की दिक्कत है। एक सवाल ब्रेक पर जाने से पहले मैं गुणवंत पाटिल जी आपसे लेना चाहूँगा, जिस तरह के चैलेंजेस खेती किसानी में हो गई है और जो हालात हैं सुधार होने के नाम नहीं ले रहे हैं, आपको लग रहा है कि आने वाले जनरेशन इस तरह की खेती में आएंगे? जनरेशन तो नहीं आएंगे, लेकिन चार भी वक्ताओं ने जो सोल्यूशन दिए बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन है, जो हम उसी के लिए झगड़ रहे हैं। मतलब बाजार को आपको खुला करना पड़ेगा, एपीएमसी जैसी मोनोपोली हटा के वायदा बाजार जैसी चीजों को आपको लाना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी को लाना पड़ेगा। जीएमओ को आप मत डरिए, जीएमओ के कारण ही अगली टेक्नोलॉजी चलने वाली है। अगला जो ग्रीन रिवोल्यूशन है वो जीएमओ है। इसलिए ये सब चीजों को अगर रिस्ट्रिक्शंस हटा देते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में सरकार इंटरवेंशन नहीं करती है, तो मुझे लगता है खेती में अच्छे दिन आएंगे, तभी नई पीढ़ी इसमें आएगी, नहीं तो कोई भी खेती में नहीं आएगा। खेती से लोग वैकेंट कर रहे हैं, गोल्डन सेकंड वीआरएस लेने के चक्कर में लोग हैं, लेकिन पर्याय नहीं है, इसलिए लोग अटके हुए हैं। इसलिए इसको बहुत ही अच्छी तरीके से देखना पड़ेगा। मार्शल प्लान की तरह इसको एक इमरजेंसी प्लान लगा के खेती के सुधार की बहुत बड़ी जरूरत है। सही बात है, मास्टर प्लान चाहिए, इमरजेंसी प्लान चाहिए, तभी बड़े लेवल पे अगर कुछ काम होगा तभी होगा, नहीं तो आने वाला जनरेशन यहाँ पर खेती करने वाला नहीं है। मजबूरी है, जिनके पास ज़मीन है वो क्या करें, उनके लिए मजबूरी हो गई खेती करना या करवाना। चलिए अब वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हमारे नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश गांव किसान का बजट। इस बजट में हम बात कर रहे हैं कि खेती किसानी के लिए ये बजट कैसा था और ग्राउंड पर क्या कुछ इससे बदलाव होंगे कि नहीं। और हमारे साथ जाने माने बड़े एक्सपर्ट्स, दिग्गज एक्सपर्ट्स बने हुए हैं। चंद्रशेखर सर, आपके इसके पास मैं एक और सवाल लेकर आ रहा हूँ। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत कहा जा रहा है करीब करीब 11,410 महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन ऑपरेटर बनाया जाएगा। क्या ये योजना एग्री सेक्टर में बड़े बदलाव ला सकती है या उस तरह की सिर्फ माहौल बनाने की बात है? ये वैसे अच्छा योजना है। हाँ। मगर हमें देखना है कि अमल अच्छी तरह कितना दूर होता है। और जैसे हम महिलाओं को ट्रेनिंग देंगे ड्रोन चलाने में, तो काफी कृषि क्षेत्र के लिए अच्छा है। तो उनकी ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग हमें करना चाहिए। तो बट ये सब राज्य सरकार का जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार ने शायद एक बजट एलोकेशन किया है, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार, मैं मानता हूं और कई साल से मैं बोलते आ रहा हूं, दोनों तालमेल में काम करना चाहिए कृषि क्षेत्र की उन्नति के लिए। इस कि कितना दूर हो रहा है तालमेल से काम, मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, मगर जब
केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकार साथ में काम करेंगे तो जरूर कृषि क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन आने का एक मौका है। और ड्रोन शायद एक पहला एक टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन का पहला कदम होगा। सलाह जो टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा एग्री सेक्टर में इस्तेमाल हो, इस दिशा में एक पहला कदम है। महिलाओं की भागीदारी भी इससे बढ़ेगी, तो ये एक अच्छा कदम है। लेकिन ज़रूरत है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर काम करे, तब ग्राउंड पर इसका फ़ायदा मिलेगा। एक और अहम जो ऐलान हुए थे वो है ई नैम को लेकर और डिजिटल एग्रीकल्चर को लेकर। इसमें कुछ नए प्रावधान भी किए गए हैं। क्या किसानों को इसका फ़ायदा मिलेगा? गुणवंत पाटिल सर, आप महाराष्ट्र में आते हैं जहां पर एग्रीबिल्ड काफ़ी यहाँ पर एडवांस्ड है, किसान भी एडवांस्ड है, हर तरह के किसान यहाँ पर है। क्या इनाम से, डिजिटल खेती से कुछ बड़े बदलाव की उम्मीद रखें क्या? बिल्कुल हो सकता। देखिए, मार्केट का नया तरीका वही है। जो हम वायदा बाजार की बात कर रहे हैं, इनाम की बात कर रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे प्लेयर इसमें आ जाए। एनसीएक्स, एमसीडीएक्स, ये सभी प्लेयर इसमें आने जरूरी है। इनाम आना चाहिए, लेकिन सरकार में इसमें ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। प्राइवेट सेक्टर ये कर सकता है अगर इसमें पैसा है और खुलीकरण है और इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। बड़े पैमाने पे अगर होता है, जैसे स्पेकुलेटर्स ये मार्केट में आते हैं, आने दीजिए, क्योंकि वो शॉक ऑब्जर्व्स है। यहाँ पे स्पेकुलेशन भी करते हैं तो करने दीजिए, क्योंकि जब किसान के पास माल है वही अपना ट्रेडिंग करेगा, उसको कोई डरने की जरूरत नहीं। स्पेकुलेटर्स वो अपना रिस्क ले रहे हैं तो लेने दीजिए। तो मार्केट का एक इश्यू है, या मार्केट में का ही एक जरिया है, उससे डरने की जरूरत नहीं। उसको डब्बा बॉक्स कहा जाए, उसको बदनामी किया जाए, ये जो हो रहा है वो गलत है। वो व्यापारी भी कर रहे हैं, तो मुझे बहुत आश्चर्य लगता है कि कोई दूसरा आदमी करता है तो ठीक है, लेकिन इसको तो बहुत बढ़ावा देना चाहिए। इसलिए कि एपीएमसी वाली सिस्टम, ये कोऑपरेटिव वाली सिस्टम फेल हो चुकी है। आप ये जबरदस्ती अगर सरकार चलाना चाहती है तो चलाने दीजिए, लेकिन ये नहीं है। आज अमेजॉन आके अगर अपना मार्केट में सप्लाई चेन में एक बड़ा ये लेता है, और कमोडिटी एक्सचेंज के लिए ऐसे कोई भी सुविधा नहीं है, तो हमें बहुत बड़े पैमाने पे उसको एनकरेज करने की जरूरत है, ना कि इसको रिस्ट्रिक्शन लाने की। मैंने पहले पहले इसमें कहा था कि कमोडिटी एक्सचेंजेस में ये जो रिस्ट्रिक्शंस ला रहे हैं ना, इसके कारण बाजार खराब हो जाएगा। सभी वक्ताओं को यही कहना है, चार भी वक्ता, मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि सब पॉजिटिव है। केवल प्रोडक्शन बढ़ाने से नहीं होगा, किसान की आय बढ़ने के लिए जो जो चीजें बाकी जरूरत है, हमें सब्सिडी की भी जरूरत नहीं है। हमें एक खुलापन की जरूरत है, एक फ्रीडम की और टेक्नोलॉजी की जरूरत है, और एक बाजार की जरूरत है। ये अगर पूरे होते हैं तो हम वर्ल्ड कंपटीशन में जाने के लिए तैयार है। लेकिन हमारे पाँव में बेड़ियां रहे और वर्ल्ड कंपटीशन में आप जाओ और सूट सब्सिडी देंगे, कोई झुनझुना देंगे, तो उससे नहीं होगा, मुझे लगता है। बिल्कुल सही बात है। अगर मार्केट ओपन रहेगा तो किसानों को भी उसका फायदा होगा, वो बेहतर भाव मिलेंगे, वहां पर पॉलिसी के रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे। तो ये सारे चैलेंजेज है। सो साहब, अब कई सारे एग्री कंपनियों के, एग्रीटेक कंपनियों को यहाँ पे एडवाइजर के तौर पे भी वहाँ पे काम करते हैं, उनके बोर्ड में भी है। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को और भी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए कौन कौन से कदम उठाने की ज़रूरत है, और क्या इस बजट में वहाँ से कुछ सपोर्ट दिख रहा है क्या आपको? सबसे पहली बात कि गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस जितनी कम होगी उतना एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा। एग्जाम्पल है फ्लोरिकल्चर, कितना डेवलपमेंट हो गई फ्लोरिकल्चर में, और अभी हम एक्सपोर्ट मार्केट के लिए बना रहे हैं। सिमिलरली हॉर्टिकल्चर, इसी तरह पोल्ट्री, पहले तो अंडा जाता था, अब पोल्ट्री मीट भी है। तो इन एरियाज में ना तो एमएसपी है, ना कि गवर्नमेंट का कुछ इंटरफेरेंस है। तो जहां के सेक्टर में गवर्नमेंट थोड़ी दूर रहती है वो ठीक चलता है। तो गवर्नमेंट का काम है फैसिलिटेटर। गवर्नमेंट थोड़ा अपना पोजीशन एरोगेट करके रेगुलेटर बन जाती है। एंड इफ कृषि भवन नोज व्हाट इज द बेस्ट, देन गॉड सेव द कंट्री। एंड तो सबसे पहले एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के लिए सेक्टर को फ्रीडम चाहिए। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमेशा चालू रहे। हमारा ये मानता हूं कि 145 करोड़ का देश है,
इसमें कभी क्लाइमेट चेंज से साइक्लिक कोई ना कोई शॉर्टेज एक्सेस होगी, तो उसकी रिस्पांस ये नहीं है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद कर दो, उससे टैरिफ से उसको कर लीजिए। इससे टैरिफ का रिस्पांस भी फास्ट होना चाहिए। आपने राइस एक्सपोर्ट बैन किया, और जब 2008 में बैन किया, 2011-12 में जाकर खोला, उस टाइम पर गवर्नमेंट हैज टू बी क्विक फिटेड कि जल्दी रिस्पॉन्ड करे। और इस बार भी एक्सपोर्ट बैन किया कि इथेनॉल बन जाए राइस से 2022 में, और अभी तक बैंड है राइस का, ब्रोकन राइस का एक्सपोर्ट। तो इस तरह की इंटरफेरेंस बिल्कुल सेक्टर को किल कर देती है। हमारा फार्मर सफर कर रहा है, उसकी मार्केट डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दोनों ही है। तो अगर वो प्रोडक्शन ज्यादा कर देगा तो ही इज लेफ्ट टू सफर, कि उसकी जिम्मेवारी उसकी है। प्रोडक्शन कम हो जाएगी किसी वजह से, क्लाइमेट चेंज से बारिश कम हो गई, किसी वजह से कुछ हुआ, तो उसको पेनलाइज करेंगे। अगर किसी की प्रोडक्शन 10%, 20% प्रोडक्टिविटी कम हो गई, वी लुक एट ओनली प्राइस। प्राइस अगर उससे बढ़ गई, जो लाजमी है सप्लाई डिमांड का इम्बैलेंस, देन वी हिट हिम। सारी मार्केटिंग बंद करके उसका माल कौन खरीदेगा? व्यापारी पर स्टॉक लिमिट, वो कहाँ से खरीदेगा? और कुछ चीजें हैं जैसे एक्सपोर्ट ऑयल सीड्स है हमारा, ऑयल मील एक्सपोर्ट बड़ा वाइब्रेंट बिजनेस था। वी हैव किल्ड इट विद DDGS। वी डिड नॉट नो कि इथेनॉल का प्रोग्राम जो अपने में ठीक है, क्लाइमेट चेंज वगैरह, पर ये नहीं देखा गया कि इसका असर ऑयल सीड सेक्टर क्या पड़ेगा। आज के दिन 40% कम प्राइस मिल रही है ऑयल केक में, और ऑयल केक इज ए को प्रोडक्ट, तो उसकी वजह से फार्मर को प्राइस नहीं मिल रही। तो सारी चीज संतुलित तरीके से कोऑर्डिनेट, सारे पहलू देखकर काम हो तो ठीक है। विश्वा मोहन जी। चलिए, बिल्कुल सही सलाह है आपको, क्योंकि अगर आप एक ही इंडस्ट्री को देखेंगे और बाकी इंडस्ट्री की इस तरह की अनदेखी होगी तो डेफिनेटली इसका काफ़ी नुकसान होता है। बीबी मेहता जी, आपसे मेरा सवाल होगा, बाजार में बजट में जिस तरह से स्मार्ट कृषि और जलवायु अनुकूल खेती की बातचीत हो रही थी कि हीट रेजिस्टेंट वाले सीड्स को डेवलप किया जाएगा, आप मॉडल फार्मिंग को काफ़ी करीब से आपने देखा भी है, आपने अपने एसोसिएशन के जरिए ग्राउंड पर भी मैंने कई बार आपकी तस्वीरें देखी है। क्या ये वक्त की ज़रूरत है मॉडल फार्मिंग, इस तरह के कुछ डेवलपमेंट छोटे छोटे स्केल पर भी करके हम काफ़ी कुछ एग्री सेक्टर में कर सकते हैं? मेहता जी। एक्सटेंशन एक्टिविटी बहुत जरूरत है। हमने जो मॉडल फार्म बनाए लास्ट 8 साल से बना रहे हैं, कैस्टर में हमने देखा कि हमारी प्रोडक्ट की कम से कम 50% बढ़ी। जो 8 साल पहले 9 से 10 लाख टन का कैस्टर का प्रोडक्शन था, कैस्टर सीड का, आज 19-20 लाख पे पहुंचे। उसमें हमें खुशी है कि भाई एससी की तरफ से जो रोल लिया गया, मॉडल फार्म बनाया गया, हर साल 500 से 600 मॉडल फार्म, उसकी असर हुई है। अभी 5 साल से जो मस्टर्ड में हम काम कर रहे हैं, मॉडल फार्म बनाए हैं, और मॉडल फार्म में कम से कम 30 से 40% पैदावार बढ़ रही है, और उसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। गुड एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस फॉलो करने के लिए किसान को तैयार किया जाता है, किसान को समझाया जाता है, और वो फॉलो करते हैं, और वो किसान भी होशियार है। एक दफा जब ये देखता है कि भाई उसकी पैदावार बढ़ रही है तो फॉलो कर लेते हैं। पर एक अगर बजट में अगर कोई ऐसा भी प्रोग्राम, एक्सटेंसिव प्रोग्राम लेके आते थे, तो काफी इंडस्ट्री उसमें ज्वाइंट हो जाती थी कि हर अपने अपने क्षेत्र में काम करते थे। आज ऐसे के 700 मेंबर है, अगर कोई ऐसा मौका मिले तो हमारे सारे मेंबर को गैल्वेनाइज कर सकते हैं और अपने अपने एरिया में मॉडल फार्म के लिए आगे बढ़ सकते हैं। हमारा एक छोटा प्रयास जरूर है। ये साल भी हमने 1500 मॉडल फार्म मस्टर्ड में किया है, और उसमें भी पैदावारी अच्छी आने वाली है, और वो बिकम द शोकेस फॉर द अदर फार्मर। और दूसरा हमने जो उपयोग किया है सैटेलाइट का, वेदर फोरकास्ट सैटेलाइट, उसके भी काफी फर्क पड़ रहा है। और सारे एरिया के किसान को हम मोबाइल फोन से जोड़ देते हैं, और उनको हर दिन एडवाइजरी देते हैं कि भाई आज बारिश होने वाली, धूप आने वाली, क्या होने वाला है, तो किसान भी तैयार रहता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, और एक इंडस्ट्री के हमारा भी फर्ज है कि कुछ पैदावार में हम भी अपना जितना हो सके तक कंट्रीब्यूट दे और देना चाहते हैं, क्योंकि अगर किसान जिंदा रहेगा तो इंडस्ट्री जिंदा रहेगी।
किसान अगर खेती नहीं करेंगे, तिलहन नहीं पैदा करेंगे, तो हमारी इंडस्ट्री क्या करेगी? और फिर हमारी डिपेंडेंस बढ़ती जाएगी। तो हम चाहते हैं कि भाई किसान को पूरे से पूरी मदद मिले, उसके अच्छे बीज मिले, पानी मिले और अच्छे दाम मिले। तो मेरे ख्याल से अगर किसान को 3-4 चीज जो जरूरत है वो मिलेगी, तो वो पीछे नहीं हटने वाला है और पैदावार बढ़ाएगी। तो ये छोटी-छोटी चीजों से काम हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हमको रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही है। हाँ जी, हालांकि सर। इंडस्ट्री की भागीदारी भी काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आप भी इस वैल्यू चेन के हिस्सा है। अकेले हमेशा सरकार को ही दोष देना कि सरकार ही हर कुछ करे, यहाँ पे इंडस्ट्री का भी रोल काफ़ी अहम है। अगर आप ये लोग कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। चंद्रशेखर सर, क्या लग रहा है, क्या इंडस्ट्री अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से अच्छी तरह से निभा रहे हैं कि पूरी तरह से हर हमेशा हम दोष सिर्फ सरकार को ही दे कि सरकार की तरफ से ये नहीं हुआ, पॉलिसी चेंज, लेकिन इंडस्ट्री को भी आगे आकर कुछ पहल करना चाहिए? जितना इंडस्ट्री इंपोर्ट आयात करता है या निर्यात करता है या डोमेस्टिक प्रोसेसिंग करता है, तब तक ठीक है, इंडस्ट्री का भूमिका अच्छा है। पर इसमें 2 या 3 चीज को हमें देखना पड़ेगा। एक तो है इंडस्ट्री का मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके, मॉरल और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं मानता हूं जिस कमोडिटी में हमारा बहुत बड़े पैमाने में आयात होता है, उसको कम करने के लिए जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, बड़े बड़े प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, उनका ऊपर सरकार से दबाव लाना चाहिए टू एस्टैब्लिश बैकवर्ड लिंकेजेस। तो ये बैकवर्ड लिंकेजेस काफी अहम है, वेदर इट इज पल्सेस, ऑयल, दलहन हो, तिलहन हो, कपास हो, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये नहीं हुआ है क्योंकि बड़े बड़े उद्योगपति आज भी मानते हैं कि आयात करना उनका हक है। ऐसा एक माहौल बन गया हमारा देश में। उनको सीधे तरफ से संदेश जाना चाहिए कि ऐसा नहीं है, उनका भी जिम्मेदारी है, वो जितना आयात करते हैं उतना तो कम से कम डोमेस्टिक उत्पादन करें, उसको कंट्रीब्यूशन दे थ्रू बैकवर्ड लिंकेजेस। और इसमें कहीं कहीं प्रणाली है, देयर आर मेनी वेज ऑफ डूइंग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। मैं बहुत इसके बारे में लिख चुका हूं, बात कर चुका हूं। आई एम हैप्पी टू शेयर वेरियस सिस्टम्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो एक है, इंडस्ट्री का जिम्मेदारी है टू गेट इनटू बैकवर्ड लिंकेजेस। दूसरा एक है, इंडस्ट्री मस्ट बिकम एनर्जी एफिशिएंट। मैं मानता हूं हमारा देश में एनर्जी एफिशिएंसी और भी बढ़ सकता है, और सप्लाई चेन एफिशिएंसी ये भी बढ़ सकता है। और सप्लाई चेन एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगा? थ्रू डिजिटाइजेशन। तो डिजिटाइजेशन जो टेक्नोलॉजी है उसे भी इंडस्ट्री को अपनाना पड़ेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड में इंडस्ट्री को ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर कहते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहते हैं, उसे अपनाना पड़ेगा। हमारा देश में दलहन हो, तिलहन हो या कपास हो, कितने इकाइयां, कितने यूनिट्स ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वापरते हैं? पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता है कोई करता है। आई थिंक दीज चेंजेस हैव टू कम। और इंडस्ट्री लीडर जो है उनको वो महसूस करना चाहिए कि उनकी बड़ी जिम्मेदारी है परिवर्तन लाने का, और उसमें उनको दे नीड टू वेरी पैशनेटली एंगेज इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एग्री बिजनेस। और ये बहुत, और उसके लिए सरकार का तरफ से जरूर प्रोत्साहन चाहिए, सपोर्ट चाहिए, एक सही पॉलिसी एनवायरनमेंट चाहिए। देयरफॉर एंगेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्री विद पॉलिसी मेकर्स खास अहम है। मगर अभी हमारे इंडस्ट्री वाले क्या करते हैं, जा करके बात करते हैं ड्यूटी बढ़ाओ, ड्यूटी घटाओ, ड्यूटी बढ़ाओ, ड्यूटी घटाओ, इतना ही बात होती है। दूसरा कोई विकास का बहुत बड़ा बात होता नहीं है इन माय व्यू। ओके जी, therefore this is the next move. Okay, आप बोलिए अभी। जी सूद साहब, जैसा चंद्रशेखर सर कर रहे थे कि इंडस्ट्री को भी रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, आप लोगों को भी आगे आना पड़ेगा, और अहम जो ज़रूरतें हैं जैसे मॉडल फार्मिंग हुई, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जैसे बातचीत हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, बेहतर यील्ड वैरायटी वाले सीड्स की ज़रूरत है। इन सारे काम में इंडस्ट्री काफ़ी कुछ मदद कर सकती है किसानों का। क्या इंडस्ट्री भी अनदेखी कर रही है किसानों की, खेती किसानी की? सूद साहब। यस एंड नो, क्योंकि डॉक्टर मेहता हैं इस पैनल में, इनका इतना योगदान है, इनका पर्सनल है, इन्होंने एससीए को ड्राइव किया। और बोल ही नहीं रहा हूं मैं, ओवरऑल पूरी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं सर। हाँ, इंडस्ट्री का, ऑयल इंडस्ट्री में
एससीए ने इतना योगदान किया, इसी तरह शुगर इंडस्ट्री में वहां फैक्ट्री लेवल पर एक्सटेंशन एक्टिविटी आज नहीं, आज से 30 साल 40 साल से मैं देख रहा हूँ कि नई वैरायटीज और क्रॉप हस्बेंड्री उन चीजों में काफी काम कर रहे हैं क्योंकि वो जुड़े हुए हैं। और आप देखिए मिल्क में भी यही हुआ कि उनको बिकॉज ऑफ देयर वेस्टेड इंटरेस्ट वो अपना उसमें जुड़े हुए हैं। पर कॉटन इंडस्ट्री या पल्सेस, इवन ग्रेन्स में फ्लावर मिल्स की डिपेंडेंस टोटली एफसीआई पर है। अभी नहीं, जब ज्यादा प्रोडक्शन हो जाए तो भी, जब कम हो जाए तब भी उनका इंटरेस्ट रहता है कि ओएमएसएस में क्या मिलेगा। तो सो बेसिकली ये 2-3 सेक्टर हैं, शुगर, मिल्क और ऑयल सीड्स, जिसमें एससीए का योगदान है। उसके बियॉन्ड भी ऑयल सीड्स हैं, उसमें कोई कुछ नहीं कर रहा। कॉटन इंडस्ट्री बिल्कुल सर, मैं यहाँ पे एलिगेशंस नहीं लगाना चाह रहा था सूद साहब, बस मेरी उम्मीद यही थी कि अगर कोई किसान, अगर आप आपके वैल्यू चेन का सबसे अहम हिस्सा जो पिरामिड के सबसे बॉटम में बैठा हुआ है, और बॉटम में जो बैठा है वो सबसे हालत उनकी खराब है, और जो जितना भी लैडर के सबसे ऊपर है वो अच्छी कमाई कर रहा है, बीच वाले अच्छी कमाई कर रहे हैं, और उनकी हालत क्या होगी जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है, आप समझ सकते हैं किसानों की हालत क्या है, क्योंकि वो हमारे फीडर है। अगर आज हम ध्यान नहीं देंगे तो आने वाले समय में खेती की तरफ कोई भी नहीं जाएगा, हर कोई इंडस्ट्री की तरफ आना चाहेगा, नौकरी करना चाहेगा, और पूरी वैल्यू चेन ही चरमरा जाएगी। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, आप लोग दिग्गज मेहमान थे, आपने वक्त निकाला, एक अहम दिन और हमारे दर्शकों को अहम राय दी। शुक्रिया।